सर मेरा सवाल है, अब ये सब जगह हो गया, उड़ीसा में चल गया, त्रिपुरा में हो गया, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल में अगर बीजेपी बढ़ रही है, बंगाल में कहां अटकना है? मतलब ये क्या केवल एक शख्सियत ने रोक रखा है, ममता बनर्जी? नहीं, मेरा ये कहना है रोका नहीं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 77 पे पहुंच चुकी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अब इस बार लोकसभा 2019 में 18 सीटें आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन में मेहनत करती है। ये बात सही है कि ममता बनर्जी लगातार सत्ता में रहने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में रोकने में सफल रही है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब दुगने तरीके से पश्चिम बंगाल में मेहनत करेगी और अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है बंगाल के। देखिए बंगाल में अगर मैं बहुत लेजी आर्ग्यूमेंट उठाना चाहूं, जो कल बीजेपी के एक नेता ने महाराष्ट्र में किया कि हम वोट जिहाद से हार गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो मुस्लिम आबादी 30% के करीब है। वो भी बड़ा एक कारण रहा है। मैं वो इसलिए कहा, लेकिन ये लेजी आर्ग्यूमेंट है। मैं लेजी आर्ग्यूमेंट इसको कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान तो आपको पहले भी वोट नहीं करता था, लेकिन इस बार भी नहीं किया होगा। सर जस्ट वन सेकेंड, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए कोई तो बड़ी अड़चन वहां पर है, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर गिरा है। इसका मतलब जो लोग आपको नॉर्मली, जिन्होंने आपको 19 में वोट किया, उसमें से एक हिस्से ने आपको 24 में वोट नहीं किया। ये प्रॉब्लम है। आप 40.6 से 38.73 पर आ गए। ये 2% वोट किसका गिरा? ये मुसलमान वोट तो नहीं था। वही मैं कह रहा हूं। और 42 में से सिर्फ 12 सीटें हैं जहां मुसलमान तय करेगा तो भाजपा कभी नहीं जीतेगी। तो वो 12 सीटें ममता बनर्जी की पक्की हो सकती हैं, कांग्रेस की पक्की हो सकती हैं। और उसमें हमने बड़ा उदाहरण देखा, जो बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी हार गए, यूसुफ पठान ने हरा दिया। अधीर रंजन चौधरी को कहना पड़ गया कि न मैं हिंदू रह गया न मुसलमान रह गया। वो आए, उन्होंने कहा कि भाई को वोट दो, दादा को मत दो। भाई मतलब मुसलमान, दादा मतलब हिंदू। तो ये अधीर रंजन चौधरी जैसे लगातार 5 बार सांसद रहने वाले व्यक्ति को बोलना पड़ा। लेकिन उसके अलावा जो 30 सीटें बचती हैं, उन 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी, अगर वो नहीं कर पाई तो एक तो ये कि इन फाइटिंग बहुत जबरदस्त है। दूसरा, अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि जो बाहर से आया, जो नेतृत्व आया, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने के लिए जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो ताकतवर हैं, वो साम दाम दंड भेद जानते हैं। अगर आप उनको लेकर आ रहे हैं तो उसमें देने में कोई बुराई नहीं, इससे अभी जूझ रही है। कई बार जो यहां से प्रभारी बन के गए, वो वहां शायद उन चीजों को नहीं समझ पाए। और ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद कैसे, किस तरह से उन नेताओं को उपयोग दुरुपयोग करती हैं, वो भी हमने देखा है। अर्जुन सिंह जैसे ताकतवर व्यक्ति को सांसद जीतने के बाद लौट कर जाना पड़ता है। बाबुल सुप्रियो लौट कर चले जाते हैं तृणमूल कांग्रेस में। जो वहां लोग लड़ रहे हैं, उनका घर, उनका बिजनेस, उनका कारोबार वो मुश्किल में पड़ जाता है। जगदीप धनखड़ के बाद जो अभी राज्यपाल हैं, उनको जिस तरह की मुश्किल में, इसका सीधा सा मतलब हुआ बीजेपी को अपने वोट बैंक को भरोसा देना है, इन फाइटिंग रोकना है, बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी सही जगह देनी है। नहीं, कल एक बड़े नेता ने, आप में से कोई बता रहा था कि बड़े नेता ने कभी कहा था, कांग्रेस के बड़े नेता ने कभी ये कहा था कि चुनाव काम से नहीं जीते जाते, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते। अब या तो इस बात को आप सच मान लें, तो फिर तो मैं आपके सारे तर्क स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि इन फाइटिंग थी, भीतर घात था, हमारे पास चेहरा नहीं था, सब कुछ था, क्योंकि ये सब मैनेजमेंट की कमियां हैं। लेकिन अगर काम पर और नैरेटिव पर और विमर्श पर और मैसेजिंग पर वोट देती है जनता, तो फिर तो वोट करना चाहिए था। नहीं, अगर सिर्फ इसका मतलब वहां कमी है। अगर काम पर वोट होता तो सचमुच वाराणसी में तो 10 लाख वोट से नरेंद्र मोदी को जीतना चाहिए। अगर काम पर वोट होता है तो अयोध्या में भाजपा का कोई भी गुमनाम प्रत्याशी भी वो सर्वाधिक वोट से जीतना चाहिए। और तो और स्मृति ईरानी को इतने वोटों से जीतना चाहिए कि कांग्रेस वहां दोबारा प्रत्याशी खड़ा न कर पाए। ठीक है।